हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं आशीष शर्मा, हिंदी साहित्य। आज हम ये पाठ तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी काल का अध्ययन करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन कर रही है। उस इतिहास के अध्ययन की श्रृंखला में हमने इतिहास के आदिकाल का परिचय देखा है, फर्स्ट ईयर में। रीतिकाल हमने सेकेंड ईयर पढ़ा था, थर्ड ईयर में आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। और आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, प्रारंभ, काल विभाजन, ये सारी की सारी चीजें हमने अध्ययन कर लिया है। और भारतेंदु काल का बारे में भी, भारतेंदु काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी उनका भी हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। 1843 ईस्वी से हिंदी आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है और 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड था उसे भारतेंदु काल कहा जाता है। प्रथम जो कालखंड था उसका नाम क्या दिया था? भारतेंदु। इसकी समय सीमा क्या रखी थी हमने? 1843 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इस कालखंड को भारतेंदु युग, भारतेंदु काल का नाम दिया गया। किसके नाम पर दिया गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस कालखंड को भारतेंदु काल कहा गया। अच्छा, इसमें नवीन प्रवृत्तियों को दोबारा सुधारा गया था। नवीन प्रवृत्तियों के बारे में आधुनिक काल की नई विचारधाराओं को स्वीकार करने के कारण इसे पुनः जागरण काल में कहा गया। इसे पुनः जागरण काल में कहा गया। अब चूंकि इसका हम अध्ययन कर चुके हैं पुरानी कक्षाओं में, तो अब आज हम करेंगे दूसरा टॉपिक है, और जो है हमारा द्विवेदी काल या द्विवेदी युग। और इसकी समय सीमा है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। यानी 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का जो समय है उस काल को द्विवेदी युग, द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है। इसमें भाषा में बहुत सारे सुधार किए थे। भाषा में जो पहले ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था उस भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग पर बल देने लगे विद्वान कवि, और उस भाषा में भी सुधार किया जाने लगा। इस कारण इस युग का नाम जागरण सुधार काल भी रखा गया। क्या नाम रखा गया? जागरण सुधार। क्या नाम दिया गया? जागरण सुधार। क्योंकि पुनः जागरण काल में भारतेंदु काल हो गया था और इसमें हम जाकर उसमें सुधार करने लगे, और विशेष तौर से हम हिंदी भाषा में सुधार किया, भाषा में सुधार किया। और सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान रहा और जिनके नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया, वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और इन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी काल रखा गया। ये क्या थे? तो ये सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इस पत्रिका का सरस्वती, हालांकि प्रारंभ तो पहले हुई थी, लेकिन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। 1903 ईस्वी में इसके संपादक बने, इसके सरस्वती पत्रिका के। और इस सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा में सुधार किए, परिवर्तन किए। जो पहले भाषा अलग थी उस भाषा में सुधारने की चेष्टा की। उन्होंने
फिर ये प्रेरित किया विद्वानों को, कवियों को कि अब ब्रजभाषा का समय नहीं है, ब्रजभाषा के स्थान पर हमें खड़ी कोई हिंदी का उपयोग करना चाहिए। और खड़ी बोली में कौन सी? परिनिष्ठित शुद्ध साहित्य, परिनिष्ठित शुद्ध साहित्य खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करने पर इन्होंने बल दिया। तो ये तो था इसका नाम कि किस काल में हुआ है और कब से कब तक था इसका काल। हालांकि इसके बाद 1916 से ही छायावाद के संबंध में कविता विद्वानों ने प्रारंभ कर दिया था, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो 18 तक का इसका कालखंड स्वीकार किया जाता है। हालांकि पूरी प्रवृत्ति, कोई विचारधारा किसी एक दिन में, एक सत्र में, एक वर्ष में न तो प्रारंभ होती है और न ही समाप्त होती है। ब्रजभाषा का प्रयोग काफी बाद तक चला है और खड़ी बोली का प्रारंभ पहले से हो रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं, तो हमको सुविधा की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से बांटा जाता है और विशेष प्रभाव है उस काल के आधार पर उस कालखंड को बांटने की कोशिश की जाती है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं द्विवेदी की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है। बात करते हैं द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति क्या होती है? आदत, स्वभाव, वे किस व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है। तो हमें बात कर रहे हैं द्विवेदी युग की प्रवृत्ति। द्विवेदी युग की क्या प्रवृत्ति रही थी? मतलब प्रवृत्ति से तात्पर्य यहाँ साहित्य युग में उस युग के दौरान साहित्य की विचारधारा क्या रही थी। साहित्य किस भावों पर, किन बातों पर, किन विषय वस्तु पर निर्भर रहा था, या अधिकांश जो कवि थे और अधिकांश साहित्यिक कृतियां थी वो किन विषय पर निर्भर करते हैं और उनका विषय वस्तु के रूप में उन्होंने कौन सा टॉपिक को अपनाया था, स्वीकार किया था, वो ही इसकी प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है। चूंकि ये बात हम जानते हैं कि साहित्य और कवि जनता की विचारधारा पर ही चलते हैं, क्योंकि साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, वो साहित्य समाज का दर्पण होता है और जो समाज में जो प्रचलित व्यवहार होता है वो उसका प्रतिबिंब बनता है। तो कभी कोई अपने विचार से लिखता तो है, लेकिन वो अपने खुद की वो ये गारंटी नहीं है। कभी जो समाज में देखता है, महसूस करता है, उसको अपने साहित्य पेश करता है और साथ में ये पेश करता है कि उसमें कमी क्या है और अच्छाई क्या है, या उसको होना कैसा चाहिए, उसमें अपने विचारधारा को और समृद्ध कर देता है। बस वही साहित्य बन जाता है। तो अब इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियों में देखिए, अब उस समय कौन सा समय है जो हमने सर लिखा था 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। इस समय भारत अंग्रेजों का शासन था, भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज भारत पर विशेष तौर से अत्याचार किया करते थे। आजादी की आकांक्षा सभी व्यक्ति के मन में भाव विद्यमान थी। आजादी की आकांक्षा, इच्छा सबके मन में विद्यमान थी। देश और अंग्रेजों ने जो शोषण किया था उसके प्रति भी हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और उसी प्रतिक्रिया के तहत अंग्रेजों ने जो शोषण किया था, अत्याचार किया था, तो भारत के लोगों में भी राष्ट्रीयता की भावना जागने लगी थी, राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति प्रबल होने लगी थी। तो इस युग के साहित्य की सबसे पहली प्रवृत्ति है
या इसको हम राष्ट्रीयता की भावना ले सकते हैं कि भावना, राष्ट्रीयता की भावना। अब बात करते हैं राष्ट्रीयता की भावना से तात्पर्य क्या है। कि जो भी कवि थे अपने साहित्य में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से अपने देश, संस्कृति, जाति, वर्ण उसका उल्लेख अवश्य करना। हालांकि ये राष्ट्रीयता की जो प्रवृत्ति है, जो राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति है, वो केवल द्विवेदी युग की नहीं है, ये छायावाद में भी रही, भारतीय काल में भी रही है, छायावाद में भी रही है, और ज्यादा नहीं तो काल में भी रही है। चाहे से कम कवियों ने किया, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना सदैव विद्यमान रहती है, क्योंकि लाखों लोगों के मन में से न हो, लेकिन कुछ के मन में तो राष्ट्रीयता की भावना हमेशा विद्यमान रहती है, चाहे सामने आए या नहीं आए, चाहे हम कितने भी राजनीतिक स्वार्थ में खो जाए, चाहे हम कोशिश कर ले कि बस हम, हमारी जाति, हमारा समाज, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा क्षेत्र, हमारा राज्य भी बस देश में रहे, लेकिन फिर भी लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना रहती है। जैसा कि आज वर्तमान में भारत में देखते हैं, हम जातियों में, क्षेत्र में, मोहल्ले में, गांव में बस हमारी आंखें ज्यादा रह जाती है, लेकिन फिर भी उस मोहल्ले में रहने वाले, चाहे 1000 लोग मूर्ख हो, किसी शहर में रहने वाले सब लोग बेकार को जाति धर्म में, देश में खोरे हो, लेकिन फिर भी राष्ट्रीयता की भावना बहुत से लोगों मन में रहती है। तो उसी समय आजादी की भावना भी साहित्य में प्रचलित हुआ करती थी, और ऐसे साहित्य में देश की विशेषता, यहाँ की प्रकृति का चित्रण, यहाँ की गौरव, हाथी का गौरव, उनका उल्लेख विशेष तौर से। अब चूंकि समय हमारे पास कम है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल से नहीं समझाऊंगा, संक्षिप्त रूप से केवल आपको परिचय दे रहा हूं, केवल परिचय दे रहा हूं। तो इस युग में राष्ट्रीयता की भावना संबंधित कविताएं लिखी गई, देश प्रेम का वर्णन किया गया, और ये आकांक्षा की गई कि लोग देश से प्रेम करें, एकता की भावना आई, और जो अंग्रेजी अत्याचार है, अंग्रेजी शासन है, उससे आजाद हो। बस यही इस युग की साहित्य की विशेषता रही। अच्छा, चूंकि अंग्रेजों के उस समय सेंसर लगा हुए थे, हर साहित्य पर का प्रचार प्रसार करना या उसका प्रकाशन में अंग्रेजों के निर्देशन में हुआ था, उनके नजर में होता था, उनकी देखरेख में उसका प्रकाशन हुआ करता था। तो इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयता की भावना न वर्णन करके साहित्यिक रूप में वर्णन किया करते थे। वो भारत के अतीत का गौरव वर्णन, जैसे भारतीय रचनाएं हैं, उसे भारत के अतीत का गौरव बना। हालांकि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन लोगों के मन में ये भावना पैदा कर दी कि हम आज कमजोर है, मजबूर है, बेबस हो रहे हैं, गुलामी मान रहे हैं, अंग्रेजों के सामने झुक रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज झुकते नहीं थे, हमारे पूर्वज कमजोर नहीं है। अंग्रेजों ने भावना फैला रखी थी कि भारत के लोगों के पास कुछ नहीं था, प्राचीन काल में भारत पिछड़ा हुआ देश था, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ये पेश किया कि भारत प्राचीन काल से विश्व हो रहा है, श्रेष्ठ रहा है, ज्ञान विज्ञान में विश्व में सबसे आगे रहा है, और जिसके अवशेष आज हमारा विज्ञान खोज इतिहास के जो ग्रंथ है उनमें नजर आता है, और जो इतिहास की खोजें हैं, अतः इतनी सारा विवरण मिलता है कि उनको वास्तव में देखा जाए और महसूस किया जाए दिमाग में अंग्रेजों की भावना नहीं हो गए दिमाग में, तो हमें अपने देश से प्रेम से नहीं हो जाएगा। दूसरा बिंदु आता है उनका तीव्रता। तीव्रतात्मकता। अच्छा, तीव्रतात्मकता क्या होती है कि जब भी कोई काव्य ग्रंथ लिखा जाता है तो वो अथ और इति दो शब्द आते हैं, अथ और इति। अथ का मतलब होता है प्रारंभ और इति का मतलब समाप्ति, यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक का वर्णन करना।
इस युग की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जितने भी काव्यग्रंथ थे उनमें अधिकांशों में अब से लेकर इतिहास का वर्णन किया गया। प्रेम प्रवास को उसमें घटना प्रारंभ से लेकर आखिर तक का वर्णन किया। सांकेतिक हालांकि छायावादी युग में प्रकाशित हुई थी, लेकिन रचनात्मक रूप से प्रारंभ इसी युग से हुई थी। तो ऐसी कई रचनाएं थी जिनको देखते हैं तो प्रारंभ से लेकर आखिर तक, जैसे रामचरितमानस घटना है हमारे जानकर, उसमें राम के जन्म से लेकर और रावण के अंत तक उसमें सारी घटना को वर्णन किया गया है। तो ऐसे इसी प्रकार से जितने भी अधिक काम थे दिव्य युग के, उन काव्य हमने प्रारंभ से लेकर उस घटना के अंत तक का उल्लेख किया जाता था। इसलिए इस युग की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता या दूसरी सबसे बड़ी प्रवृत्ति क्या रही है? तीव्रतात्मकता रही है। अब तीसरी की बात करते हैं। तीसरी क्या है? नैतिकता आदर्श। नैतिकता आदर्श। अच्छा, नैतिकता क्या होती है, आदर्शवाद क्या होता है? नैतिकता से तात्पर्य नीति, जायज बात है, कानूनन, और नीति से मतलब होता है कि जो सच बात है। और आदर्शवाद का मतलब है एक आदर्श, एक मानक निर्धारण। तो इस युग के साहित्य की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता या तीसरी सबसे बड़ी प्रवृत्ति क्या रहेगी कि इस युग में या इस युग के साहित्य में नैतिकता को और आदर्शवाद को, ध्यान दीजिए, नैतिकता को और आदर्शवाद को विशेष तौर से प्रस्तुत किया गया। क्या नीति होनी चाहिए, बड़े लोगों का, अच्छे लोगों को क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारे क्या नीति निर्धारित की थी, बड़ों का कर्तव्य क्या है, छोटे बालकों का कर्तव्य क्या है, एक देश में रहने वाले का क्या कर्तव्य होता है, माता पिता के क्या कर्तव्य होते हैं, बच्चों के उनके प्रति क्या फर्ज होते हैं। तो ये सारे के सारे जो नैतिकता थी, इन सभी को इन्होंने पेश किया। और दूसरा आता है आदर्श। आदर्श में अच्छाई क्या है, गुणात्मक भावना क्या है, गुण क्या होने चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे होना चाहिए। तो आदर्श के साथ हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, रामचरितमानस में से राम का आदर्श है, पिता का आदर्श है, भाई का आदर्श है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के आदर्श इस युग की कवियों ने अपने अपने साहित्य में प्रस्तुत किया। अगला चौथे नंबर का है प्रकृति चित्र। प्रकृति चित्रण में क्या होता है? प्रकृति चित्रण क्या है कि जब भी कोई प्रकृति, नदी, नाले, पेड़, पहाड़, जंगल, फूल, फल, बगीचे, इनका उल्लेख किया जाता है, वो सारा का सारा प्रकृति के चित्रण में संकलित होता है। और ध्यान दीजिए, प्रकृति में प्रकृति कई भी होते हैं, सौम्य भी होता है, विप्लवकारी भी होता है, विनाशकारी भी होता है, श्रीधर पाटिल, रामराजेश्वर पाटिल, ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने प्रकृति, और श्रीधर पाठक विशेष तौर से द्विवेदी युग में प्रकृति चित्रण करने वाले कवि के रूप में प्रसिद्ध है। प्रकृति की वो विशेषता है, उससे साहित्य काव्य बड़ा सुंदर हो जाता है, आकर्षक। अच्छा, एक बात करूँ, ये राष्ट्रीय भावना है, ये भारत में रही है, में रही है, और यही आपको 6 बार भी पढ़ेंगे। नैतिकता और आदर्शवाद चित्रण, ये भी आपके 6 बार में भी कुछ भारतीय युग में संकलित है। ठीक है, तो ये तीव्रता भारतीय युग में रहा है और नई छायावाद में रहा है। लेकिन
ये तीनों को हम विशेष रूप से करेंगे और ये दोनों विशेष रूप से संगीत कर सकते हैं। अच्छा, अगला अपना समझ बात की टॉपिक है कि देखो कोई भी कवि होता है तो समाज को जरूर देखता है। रीतिकाल में बेशक समाज के प्रति अनुदार रहते उद्देश्य दरबारों की संस्कृति, दरबारों में राजा को यशोगान या राजा को श्रृंगारिकता का आनंद लेना और श्रृंगारिकता का चित्र करना उनका उद्देश्य होता है रीतिकाल में। लेकिन कभी भी समाज के अनुसार चलता है, क्योंकि उनकी आमद ने कहा दरबार में हुआ करते थे, जमींदार जागीरदार महाराजा जो कुछ है शहंशाह जो भी है उसको खुश करना और उससे नाम प्राप्त करना उसका उद्देश्य रहता। क्यों रह गया था? क्योंकि वो समाज ऐसा है। लेकिन कभी वही है जनमानस को या जनमानस का प्रतिनिधित्व वही कभी कर सकता है जो कभी जनता की समस्या पर चित्रित करता है। इसलिए द्विवेदी युग की एक सबसे बड़ी विशेषता और है या प्रवृत्ति नहीं है सामाजिक समस्या का चित्रण। तो द्विवेदी युग में एक सबसे बड़ी चीज ये भी है कि उन्होंने राष्ट्रता की भावना को वर्णन किया है, देवता है, नैतिकता है, प्रकृति है, लेकिन साथ में सामाजिक समस्याओं को उन्होंने नहीं छोड़ा है। सामाजिक समस्याओं को काव्य के रूप में, काव्य के विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाए। हालांकि गद्य पद्य में सभी में सम्मिलित हुई है समस्याएं, लेकिन पद्य में भी सामाजिक समस्याओं को विशेष तौर से किसी भी प्रकार से उन्होंने कभी ये नहीं चुनी है कि सामाजिक समस्याओं का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि सामाजिक समस्याओं को भी उन्होंने विशेष प्रवृत्ति हो रही है। क्योंकि अंग्रेजों की बड़ी प्रवृत्ति सामने आई है। हालांकि जो लोग समझ गए हैं, जिन्होंने वास्तव में गहराई से अध्ययन किया है, वो तो इस बात को जानते भी हैं कि अंग्रेजों की सबसे बड़ी खासियत है कि वो मेहनती थे। किसी बात पर उन्होंने अपना है ठीक है, लेकिन मेहनत करके दूसरे को चीज बनाई है। उन्होंने अच्छाई को स्वीकार करना किया है, जो गुणात्मक चीजें उसको लेना चाह रहे हैं। उन्होंने माखन प्राप्त किया है। तो अंग्रेज क्या करते कि जो विश्व का सृष्टि ज्ञान उसको अपनी भाषा में करते थे और उसको अपने अनुसार ढालते और उसको अपना बड़ा आविष्कार करते कि हमारा है। आविष्कार बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों ने किया है, अलग अलग देशों के अलग अलग विद्वानों ने किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसको अनुदित करके अपने अनुसार ढाल ये पेश करते कि हमारा है। तो ऐसे ही भारतीय लोगों ने भी देखा तो भारतीय उनसे कम थोड़ी है, हमने उनकी लेकर करने में। तो भारतीय जो साहित्यकार थे कवि थे, उन्होंने भी अलग अलग भाषाओं की रचनाओं का अनुवाद हिंदी में करना प्रारंभ कर दिया। जैसे बांग्ला भाषा, अंग्रेजी भाषा, उनकी जो रचनाएं थी उनकी श्रेष्ठ रचनाएं है ना, क्योंकि श्रेष्ठता को सम्मान मिलना चाहिए, वो किसी का भी हो, चाहे हमारा है चाहे किसी और का है, लेकिन उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो अमृत रचनाएं जो अनेक प्रकार की अन्य भाषाएं थी, बांग्ला भाषाएं थी, अंग्रेजी भाषा थी, या तमिल थी, कन्नड़ थी और फ्रांसीसी भाषा थी, उन सभी अन्य भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को हिंदी भाषाओं में अनुवाद करना प्रारंभ किया। तो ये हालांकि अन्य विशेषताएं नहीं है, लेकिन हमारे समय के हिसाब से, पेपर के हिसाब से नीचे टॉपिक आपको राष्ट्रीय भावना, अतिमता, नैतिकता, आदर्शवाद, प्रकृति चित्रण, सामाजिक समस्या का चित्रण, ये द्विवेदी युग के हिसाब से काफी रहती है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रमुख कवियों की। तो इस युग के प्रमुख कवियों में देखते हैं, तो प्रमुख कवियों में हम अयोध्या से उपाध्याय, हरिओम, राय दया प्रसाद सुंदर स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम सेनगुप्त, श्रीधर पाठक, ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिनको हम प्रमुख कवि के रूप में जान सकते हैं। तो ये आज का हमारा विषय रहा है, इससे अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है, क्योंकि ये
क्वेश्चन है, छोटे से टॉपिक, लेकिन सारा क्वेश्चन आपका 20 नंबर तक मैटर कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।